the bifurcation and formation of new districts, including Padampur, new subdivision, including Brijraj Nagar, and new blocks in Odisha, including 2 more in Lakhodpur block of Jharsuguda district and 1 in Melchamunda area in Bargarh district, to make the administration more efficient and transparent, and to ensure that the Garib Kalyan Yojana of the Honorable Prime Minister reaches the poorest of the poor perfectly and quickly. Thank you, sir. Thank you very much. Sri Manguta Srinivas Sulu Reddy ji. Sir, thank you very much, Chairman, sir. I would like to bring to this August House, sir, the problems of Gramin Dock Sevaks. Fortunately, our Honorable Minister for Communications, Sri Ashwini Vaishnav ji, is here, sir. The postal employees who provide all postal services, including small savings banks and savings certificates to the rural people, which account for 60% of country's population, sir. The Kamlesh Chandra Committee appointed a pay commission on Gramin Dock Sevaks and made some important recommendations which are not implemented so far, sir. The Honorable Supreme Court has declared Gramin Dock Sevaks as holders of civil posts through outside regular civil posts, sir. The Gramin Dock Sevaks are demanding, few points, sir, to bring it to our knowledge. That is enhancement of, group insurance up to 5 lakhs and providing medical facilities to Gramin Dock Sevaks, removing the cap of maximum amount of 1.5 lakhs on gratuity and restoring the maximum of 5 lakhs as recommended by Kamlesh Chandra Committee, sir. Granting 3-time bound upgradations as recommended by Sri Kamlesh Chandra Committee. Confirming the status of civil servant by giving a separate clarification 8-hour work. I request the Honorable Minister to consider their request, sir, and to the needful to save these Gramin Dock Sevaks from the avoidable inconvenience. Thank you, sir. Thank you very much. Sri Vishnu Dayal Ramji. सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत गढ़वा जिला के भवनाथपुर में 1180 हेक्टेयर भूमि पर केंद्र सरकार का राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड NICDC के तहत अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का झारखंड राज्य में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। उक्त संबंध में NICDC के CEO कम MD के द्वारा उपायुक्त गढ़वा, डिप्टी कमिश्नर गढ़वा से एक प्रतिवेदन मांगा गया था। डिप्टी कमिश्नर गढ़वा ने प्रतिवेदन समर्पित राज्य सरकार को किया है, लेकिन राज्य सरकार के स्तर से उस संबंध में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि राज्य सरकार गढ़वा जिला के भवनाथपुर के अंतर्गत इस IMC को स्थापित नहीं करना चाहती है। उनका झुकाव बोकारो जिला की तरफ है। अतः आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि झारखंड सरकार से बातचीत कर उक्त स्थान पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना हेतु अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाए। साथ ही यह भी आग्रह है कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड की टीम भेज करके उक्त जमीन एवं बोकारो में प्रदत्त जमीन का कंपैरेटिव इवैल्यूएशन कराया जाए, ताकि राज्य सरकार का जो बोकारो के पक्ष में झुकाव है उसके औचित्य अनौचित्य पर निष्पक्ष निर्णय लिया जा सके। महोदय, उल्लेखनीय है कि सेल के द्वारा जो भवनाथपुर में जमीन ऑफर की गई है 1180 हेक्टेयर, उसकी तुलना में बोकारो स्थित जमीन 700 हेक्टेयर के आसपास है। भविष्य में यदि IMC का विस्तार किया जाएगा तो उसके लिए वहां पर जमीन उपलब्ध नहीं है, जबकि भवनाथपुर में जमीन उपलब्ध है। यह भी कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि गढ़वा जिला देश के 112 आकांक्षी जिलों की सूची में आते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की यह इच्छा है कि जो भी आकांक्षी जिले हैं उनमें विकास की गति को तीव्र किया जाए ताकि वे विकसित जिलों की सूची में आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। श्री RK सिंह पटेल जी। अन्य अधिष्ठाता महोदय, सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र संसदीय क्षेत्र बांदा चित्रकूट अंतर्गत
उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज जोन के बरगढ़ रेलवे स्टेशन में एवं खुरहन रेलवे स्टेशनों में बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन तथा सारनाथ एक्सप्रेस, ये दोनों ट्रेनों का ठहराव था और ये दोनों ट्रेनों कोरोना काल के पहले रुकती थी। महोदय, कोरोना बंद हो गया, ट्रेनें चल गई, लेकिन ये दोनों ट्रेन नंबर 15,159 अप और डाउन 15,160, ये सारनाथ एक्सप्रेस, और 11,107, 11,108 बुंदेलखंड एक्सप्रेस, ये खुरहन रेलवे स्टेशन पर और यहाँ से बरगढ़ रेलवे स्टेशन पर 11,107, 11,160 और 15,205, 15,206, ये दोनों ट्रेनें ये कोरोना कार्यकाल के बाद से अब नहीं रुक रही हैं। तो बरगढ़ और खुरहन रेलवे स्टेशनों पर महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि इन दोनों ट्रेनों का ठहराव, जनता में आक्रोश व्याप्त हो रहा है, उनको दोनों ट्रेनों का ठहराव जल्द से जल्द कराने का बहुत बहुत धन्यवाद। मांग करता हूं, इनको दोनों ट्रेनों को रोका जाए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि ट्रेनें श्री चंद्रशेखर साहू जी। Sir, I draw the kind attention of the functioning of the National Highway Authority, sir. In my parliamentary constituency, Barampur, Odisha, 10 projects, 3 flyovers and 7 bridge underpasses, that is Sorola Road Junction, Bhairavi Junction, Panchama Junction, Kanisi Junction, Haldiapadar Junction, Lanjipulli flyover, Pukdiband flyover, DRDA flyover, Chhatrapur College Junction and Mandiapalli Junction were sanctioned in 2022, sir. However, there have no progress so far at ground level in these 10 projects. I am also not aware of the status or progress of tender process of these projects, sir. There have been a large number of accidents in all these points, which are also black spots of this NH, sir. About 30 persons have lost their life annually in different incidents in these points. Due to delay in these projects, people of my parliamentary constituency have been facing very inconvenience and difficulties in their day-to-day activities. They have now fed up with the attitude of national highway authorities and are ready for agitation to block national highway at various stretches if work on these 10 projects will not start by 30th December 2023, sir. Sir, I request the Honourable Union Minister to look in this matter and issue necessary instructions to the concerned NHI authorities to start work before 30th December 2023 so that the work in these 10 projects will be completed in my parliamentary constituency. Thank you very much. Sir. Thank you very much. Shri Gurjit Singh Aujla ji. थैंक यू स्पीकर साहब, मैं आपका और सदन का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे दिलाना चाहता हूं। एक बहुत ही भयंकर बीमारी की तरह मेरे संसदीय क्षेत्र में बुखार ने चपेट में लिया है। हमारा ये क्षेत्र का जो छियाटा एरिया है, पिछले लंबे 6 महीने से ज्यादा समय से 1 साल हो गया है कि बुखार में लोग परेशान हो रहे हैं। इसको एक चिकनगुनिया बोलते हैं, लेकिन चिकनगुनिया का टेस्ट नेगेटिव आने के बावजूद भी उनको बुखार होता है, उनके हाथ पांव सूज जाते हैं और वो लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं, अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं, गरीब लोग हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं और टेस्टों में भी वो लोग उजड़ रहे हैं, लेकिन उसका कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। वो स्टीरॉइड दे देते हैं या एंटी एलर्जिक दे देते हैं। स्टीरॉइड देने की वजह से इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, फिर उनको आंखों का फ्लू हो जाता है, किसी को कोई और जुकाम हो जाता है और तरह की अलामतें आ जाती है जब इम्यून सिस्टम डाउन होता है। सर, एक तो इसका कोई इलाज नहीं है, प्रोटोकॉल नहीं है, एक इसके बाद आदमी 6-6 महीने तक, सर रिक्वेस्ट है, मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूं, 6-6 महीने के बाद आदमी एक पानी की बोतल नहीं खोल सकता, इतना कमजोर हो जाता है। सर 20 साल की उम्र से के लोग, ज्यादा नौजवान लोग इसकी लपेट में हैं, लोग हॉस्पिटल में दाखिल हैं, कुछ लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। सरकार को बार बार बोला गया है, स्टेट गवर्नमेंट ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। सर, कुछ डॉक्टर ये कहते हैं कि कोविड का ही ये बिगड़ा हुआ रूप है, क्योंकि इसके लक्षण तो पता नहीं चल रहे, लेकिन मैं सरकार को बेनती करता हूं, सरकार इसको महामारी की तरह ले। केंद्र यूनियन मिनिस्टर को बेनती है
कि वो एक टीम का सेटअप करे, क्योंकि सर हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय देशों में भी कई जगह ये एक अलग अलग तरह की बीमारियां कोविड के बाद आ रही हैं, ये उसी का कोई रूप ना हो। लेकिन सर 6 महीने हो गए हैं, ना तो स्टेट गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, बार बार चिट्ठियां लिखी है, बार बार उनको अप्रोच किया है। मैं आपके माध्यम से सरकार को बेनती करता हूं कि आप एक इमीडिएटली टीम बनाइए, डॉक्टर की टीम वहां जाए, इसके ऊपर रिसर्च हो कि ये क्या बीमारी है जो हमारे देशवासियों को, लोगों को परेशान कर रही है। बहुत-बहुत सर उसके धन्यवाद। अलावा सर मेरी बेनती है, जो गरीब लोग मेरे संसदीय क्षेत्र में करीब 25 लाख में कह सकता हूं 5 लाख परिवार है, 2.5 लाख परिवार इससे अफेक्टेड है सर। सर उनकी रोजी रोटी जा चुकी है, कोई सारा परिवार इसमें सर परेशान है। सर उनकी किस्तें, जो उनके लोन पे घर हैं, लोन पे गाड़ी है, सर वो लोग बहुत परेशानी के हाल में। सरकार इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन ले और टीमें भेजे। मेरे बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अमर सिंह जी। अब बोलो। धन्यवाद सभापति जी। मैं अपने सूबे पंजाब दी एक इतिहास दसना चाहना इस पवित्र सभा नू और सारे मुल्क नू कि पंजाब वो सूबा जिहड़ा सारे मुल्क दी ढाल है। जदों भी कोई हिंदुस्तान ते हमला करने वाला हमलावर आया वेस्टर्न बॉर्डर तो, चाहे वो अहमद शाह अब्दाली सी, चाहे वो मुगल आए आ, चाहे वो अंग्रेजा ने, सब तो ज्यादा अगर किसी ने लड़ाई की आ, सब तो ज्यादा अगर उन्होंने रोकने की कोशिश की आ, जहां आजादी की लड़ाई च अगर सब तो ज्यादा हिस्सा पाया ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ, तो वो पंजाबी ने। सर तुसी सैलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर जाओ, उथे स्टेट वाइज लिस्टां लगियां, पंजाब की लिस्ट खत्म नहीं हो रही, इन्ने ज्यादा लोग उथे भेजे गए थे, फांसियां सब तो ज्यादा हुई। मैं बेनती ये करना चाहना, सर साडे कुछ नौजवानों ने शहीद आदम भगत सिंह, शहीद आदम उधम सिंह, शहीद आदम करतार सिंह सराभा, मदन लाल ढींगरा, लाला लाजपत राय, सर बहुत सारे होर ने, सुखदेव गुरु, राजगुरु, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दित्तियां और इन्नी यंग उम्र च उन्होंने फांसियां दित्तियां गई। मैं चाहना कि ये पवित्र सभा और भारत सरकार इन्हां सारे शहीदां नू भारत रत्न नाल नवाजे, तां जो नौजवान पीढ़ी नू ये लगे कि शहीदी देण नाल सारा मुल्क उन्हां नू सलाम करदा और उन्हां नू याद करदा। थैंक यू। श्री नव हीरा कुमार सरनिया जी। थैंक यू चेयरमैन साहब। नया संसद में पहली बार आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर असम का, मेरा क्षेत्र का भी कोच राजवंशी, आदिवासी और साथ साथ ही मरान, मटर, क्षत्रिय, अहोम, ये लोग वर्षों से एसटी का मांग कर रहे हैं। राज्यसभा में बिल भी प्लेस किया गया, फिर मोडेलिटी भी बनाया, लेकिन अभी तक कुछ भी रिजल्ट नहीं है। मुझे ये जानना है एक्चुअली ये किस स्टेटस में है। दूसरा है कलिता, नाथजोगी और गोरखा, वो भी मांग कर रहे हैं, वो भी कौन सा स्टेटस में जानना है। और साथ साथ ही सरनिया कसारी जो असम का आदिवासी में आते हैं, वो बड़े कसारी लेके बोल के उसको स्टेटस मिलता है, लेकिन अभी तक उनको जो 8 महीने से सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नहीं हो रहे, उसलिए सेंट्रल स्टेट का जो यूनिवर्सिटी हो, नौकरी हो, उसमें उसको दाखिला नहीं मिला है। और उनको असम गवर्नमेंट ने बड़े कसारी सोनवाल कसारी के साथ साथ ही सरनिया कसारी बोल के असम का आदिवासी लिस्ट में लिस्टिंग करने के लिए गवर्नमेंट को भेजा है। ये कब तक ये बिल आएगा, क्योंकि ये 50-60 साल का इशू है। मुझे लगता है अगर केंद्र सरकार पॉजिटिव रोल लेगा, ये जल्दी ये समाधान होगा, यही हमारा आग्रह और उम्मीद है। और हम चाहते हैं असम सरकार जो पॉजिटिव मूव है उसको केंद्र सरकार उनके जो प्रपोजल है उसका जल्दी
ये बिल लाने का कृपा करें। धन्यवाद। धन्यवाद जी। श्री अधीर रंजन चौधरी जी, एक मिनट के लिए। एकदम उससे भी कम सर, मैं आपकी बदौलत से हमारे रेल मंत्री अश्विनी जी की मैं ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। अश्विनी जी, आपको शायद ये जानकारियां मैंने दे चुकी भी है। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद में रेलवे की तरफ से एक अजीबोगरीब नियम ये अभी भी चालू है। नदी की पूर्व पार और नदी की पश्चिम पार दोनों तरफ रेलगाड़ियां चलती है, एक सियालदा डिवीजन, एक हावड़ा डिवीजन। जब कोविड की समय से एक अद्भुत नियमों के चलते वहां के आम सवारी को अब आज तक भुगतना पड़ते हैं। नदी की पश्चिम पार कटवा से लेकर आजिमगंज तक स्पेशल ट्रेन चलाते हुए ये बहाना बना के किराए 30 रुपया ले जाते थे और ये सेम डिस्टेंस में पूर्व पार में 10 रुपया। अभी भी और नियम चालू है। इसका मतलब कोविड तो गायब हो गए, लेकिन आपका जो नियम चालू किए थे वो नियम गायब नहीं हुई और इसके चलते आम लोगों की वंचित होने पड़ते। तो मैं आपको यह कहना चाहता कि एक ही दूरी में पूर्व पार में जो 10 रुपया, पश्चिम पार में कैसे 30 रुपया हो सकते हैं जब कोविड की कोई नामो निशान नहीं है। मुझे कई सालों से वहां के आम लोग ये बार बार ये शिकायत करते रहते। आप इस विषय पे ध्यान दें और इसको सुधार दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दे। आइटम नंबर 18 और 19 जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल विधेयक संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधक विधेयक 2023। श्री जगदम्बिका पाल जी। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि कल मैंने जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल और जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन कंक्लूड इन 5 मिनट्स बिल पे मैंने अभी शुरू ही किया था कल, तो मुझे आज के लिए कहा था और आज आपने मुझे समय दिया, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। मानवर, ये दोनों जो संशोधन विधेयक है, जैसा मैंने कल भी इसका उल्लेख किया था, ये विधेयक अधिकारों का विधेयक है, ये विधेयक लोगों को सहभागिता करने का विधेयक है, ये विधेयक जम्मू कश्मीर के सभी लोगों के भारत सरकार की योजनाओं के गुड गवर्नेंस में, सरकार के प्रशासन में, सरकार के शासन में हिस्सेदारी का विधेयक है। स्वाभाविक है, जो हमारे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले हमारे उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने सपना देखा होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो सपना देखा जिसके नाते उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, आज उनकी उस शहादत का यकीनन जो आज उनका सपना है वो पूरा हो रहा है कि वो तमाम आदिवासियों को जिनको अभी तक आरक्षण नहीं मिला था, एसटी का कोई आरक्षण नहीं था, पहली बार केंद्र की सरकार ने इस अमेंडमेंट बिल से हमारे गृहमंत्री जी ने 9% जम्मू कश्मीर के आदिवासियों को आरक्षण देने का काम करेंगे। तो एसटी का आरक्षण पहली बार हो रहा है। एससी में भी 6% था, उसको हमने 7% किया। तो आज उस गवर्नेंस की बात हो रही है। हमारे सुप्रिया हमारी बहन मौजूद है, लेकिन हमारे एनसीपी के लोग नहीं हैं। कल जिस तरीके से कह रहे थे कि हमारे एक गवर्नर साहब चले गए हैं और पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, ये स्कीम्स क्यों आ रही है, आप यकीन करिए कि आज गवर्नर साहब के जाने के बाद जो एक उन्होंने गवर्नेंस का प्रक्रिया शुरू की है, मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब जम्मू कश्मीर के श्री मनोज सिन्हा जी लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं, तो उन्होंने जिलों में भी प्रशासन के योजनाओं का इम्पैक्ट हो, क्रियान्वयन हो, वास्तविकता के धरातल पे डिलीवरी हो, इसके लिए उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स का कार्यक्रम शुरू किया। और ये जानकर के आश्चर्य होगा और पूरे सदन के लिए संतोष का विषय होगा कि जो जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स का काम शुरू किया,
आज उसको नीति आयोग ने, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, भारत सरकार ने पूरे देश के 35 राज्यों को इस इंडेक्स का आधार मान करके इस गुड गवर्नेंस डिस्ट्रिक्ट के लागू करने का काम जम्मू कश्मीर के मॉडल का किया है। तो स्वाभाविक है कि आज जिस तरह से जम्मू कश्मीर में एक गवर्नेंस हो रहा है, जिस तरीके से मैं पूछना चाहता हूं कि चुनी हुई सरकारें थी, मुहर्रम का जुलूस नहीं निकलता था, जिस जुलूस के प्रति बहुत अकीदा था, हमारे एक समुदाय के लोगों का बहुत बड़ा उनका एक विश्वास था, और जिसको कहते थे जुली जनाह जुलूस, हमारे मसूदी साहब भी नहीं हैं, लेकिन वो जुली जनाह जुलूस बरसों से बंद पड़ा था। लोगों की अपनी जो धार्मिक मान्यताएं होती थी, रिचुअल होते थे, उसको भी करने में वो नहीं हो पाता था कि साहब सिक्योरिटी रीजन है, हालात सामान्य नहीं जम्मू कश्मीर के, और उस नाते जो वो मुहर्रम का जुली जनाह जुलूस निकलता था वो निकलना बंद हो गया था। लोग अपने घरों में बैठ करके अपनी तकदीर की आंसू बहाते थे कि हम अपने रिलीजन रिचुअल को नहीं पूरा कर सकते। वो मनोज सिन्हा जी जाने के बाद पहली बार वो फिर से मुहर्रम का जुलूस निकला, जुली जनाह जुलूस निकला है, और सालों बाद जब निकला तो इसका सभी ने स्वागत किया। खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज साहब भी उसमें शामिल हुए, और हमारे आली जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उनके बेटे ने भी मनोज सिन्हा जी का स्वागत किया कि एक बहुत बड़ा कदम है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से गए। जहां नए कश्मीर की बात हो रही, आज अब नए कश्मीर में बस फर्क क्या आ गया है कि अब राज्याभिषेक नहीं हो रहा है। पहले क्या होता था, अगर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब नहीं है तो उमर अब्दुल्ला साहब हो गए, मुफ्ती साहब नहीं है तो महबूबा मुफ्ती साहब हो गए। आज भाजपा इंडिया की सरकार आने के बाद उसने इस राज्याभिषेक की प्रणाली को बंद किया है कि अब ये राज्याभिषेक डायनेस्टी नहीं चलेगी कि एक के बाद एक। अब ये हुआ है कि निश्चित तौर से जो जनता का विश्वास चुन करके आएंगे, जो जनता के द्वारा चुने जाएंगे, लोकल बॉडीज में गांव के प्रधान, सरपंच, क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक और जिला परिषद, वो उस जम्मू कश्मीर की तकदीर और तस्वीर का फैसला करेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने किया। और कल आदरणीय जितेंद्र सिंह जी ने कहा था कि 60-70 सालों के बाद जिस तरीके से लोकल बॉडीज का वहां चुनाव हुआ है, इतनी बड़ी तादाद में जो एक स्थानीय सरकारें बनी है, गांव का विकास का फैसला गांव की चौपाल में बैठ करके, बीडीसी की बैठक में बैठ के, ब्लॉक का, जिले का, उस तरीके का फैसला हुआ है। कल बात उठाई गई कि साहब वहां सेफरन था जिसका बहुत नाम था, आज न कोई सेफरन का ध्यान दे रहा है, न वहां के एग्रीकल्चर पे कोई ध्यान दिया जा रहा है, एक टूरिज्म की बात कही जा रही है। मैं कह रहा हूं सेफरन की भी बात कर लीजिए। ये रिकॉर्ड है कि आज हमारी सरकार में, मैं कहना चाहता हूं किस तरीके से एग्रीकल्चर पे, किसानों पे, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पे, वहां के एक रिवोल्यूशन लाने की बात हो रही है। और जो एक प्रयास हुआ, जनाब शौकत राय साहब ने ही कहा था कि कुछ नहीं, आज वो जो वहां का सेफरन है, केसर है, पिछले 10 सालों में जितना पैदावार नहीं हुई थी, इस बार पिछले 10 ईयर्स दिस इज द हाईएस्ट क्रॉप ऑफ सेफरन। तो आज 10 सालों में इस साल सेफरन का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। और मैं यहाँ के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो पुलवामा कहा जाता था कि पुलवामा आतंकवाद का गढ़ है, आज वो पुलवामा पूरी दुनिया में केसर की बागान के रूप में बदल गया है। यह हमारे कहीं न कहीं इस केंद्र की सरकार की उन नीतियों की देन है कि जिस तरह से वहां गुड गवर्नेंस हो रहा है। और आज उसमें सरकार ने अभी रिसेंटली किश्तवाड़ में सेफरन को जीआई टैग भी कर दिया। तो इसका मतलब है कि अब जीआई टैग के बाद ये सेफरन केवल अपने प्रदेश में, देश में नहीं, पूरी दुनिया के मार्केट में, पूरी दुनिया की बाजारों में ये सेफरन बिकेगा। और सेफरन की कीमत बता दें, केसर को अब सोना से भी ज्यादा उसको लाल सोना कहा जा रहा है। केसर का दाम चांदी से बहुत ज्यादा है। आज केसर जो किसान वहां उत्पादन कर रहे हैं, 1 किलो सेफरन 3,25,000 रुपए में बिक रहा है। तो आज निश्चित तौर से जम्मू कश्मीर का किसान, जो मैंने कल कहा था कि आज उनकी इकोनॉमी देश के 5वें नंबर पे हुई। इरिगेशन की बात हुई कि साहब इरिगेशन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या हो रहा है। आज वहां के किसानों के इरिगेशन के लिए
फ्लड मैनेजमेंट के लिए जिस तरीके से झेलम, उसकी जो सहायक नदियां हैं ट्रिब्यूटरीज, उसके लिए 1620 करोड़ आज उस झेलम की एक कंप्रहेंसिव मैनेजमेंट के लिए किया गया है। जिस तरीके से रिवर रावी का था, पिछले 19 सालों से रुका पड़ा हुआ था, उसका पंजाब के साथ समझौता होना था, उसका रिवर रावी का जो पानी का हिस्सा था जम्मू कश्मीर को मिल नहीं रहा था, जो एक शाहपुर डैम प्रोजेक्ट कहलाता था। आज इसी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने पंजाब की सरकार से समझौता करके शाहपुर डैम के प्रोजेक्ट से उस पे जम्मू कश्मीर के हितों के लिए 1150 क्यूसेक वाटर लेने का काम किया है। ये निश्चित तौर से जम्मू कश्मीर के लिए अपने आप में है। तभी बैरज प्रोजेक्ट की मैं बात कर लूं कि आज वो प्रोजेक्ट जम्मू के टूरिज्म के लिए, जिस तरीके से जम्मू में आज एक आर्टिफिशियल लेक बना करके, और जो 8 साल से ये प्रोजेक्ट पड़ा हुआ था, उस प्रोजेक्ट को आज जारी किया, जिससे जम्मू का भी डेवलपमेंट बढ़े। पावर कट की बात हुई, आप देखिए कि पहले जैसा मैंने कल जब मैं आखिरी बात कह रहा था कि पूरे जम्मू कश्मीर में शाम होते ही एक कोई जुलूस हुआ, धरना हुआ, फटाफट सारे शटर गिरने लगते थे, दुकानें बंद हो जाती थी। महीनों महीने श्रीनगर की दुकानें नहीं खुलती थी, कहीं कोई पावर की डिमांड नहीं थी, लोग घरों में कैद रहते थे। और आज पीक डिमांड जो 2019 में थी, उसके मुकाबले 18% और बढ़ गई। पावर सप्लाई जो है वो 19% इंक्रीज हुई है। 2019 में जहां 1700 मिलियन यूनिट की खपत थी, आज 2022 में जम्मू कश्मीर में वो 20,400 मिलियन यूनिट की खपत हो रही है। और मैं चचा है नहीं, मैं चचा फारूक से पूछता कि आप कह रहे हैं, या लोग कह रहे थे, हमारी सुप्रिया भी चली गई, कि साहब वहां तो लोड शेडिंग हो रही है। मैं कह रहा हूं जब सरकारें चुनी हुई थी तो उन चुनी हुई सरकारों में 10-10 साल तक कोई पीपीए नहीं हुआ। जब पावर परचेज एग्रीमेंट नहीं होगा, कोई नया पावर स्टेशन नहीं आएगा, तो निश्चित तौर से बिजली का उत्पादन नहीं होगा। और आज उसी का परिणाम था कि जब आज हालात सामान्य हुए, तो आज जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर में, हर साल जिस तरीके से लगातार बिजली की डिमांड एवरेज 8% बढ़ रहा है, तो उसको लेने के लिए हमने ट्रांसमिशन में एक पैसा पिछले 20 वर्षों में नहीं खर्च किया। 5000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में खर्च किया। और समाप्त कीजिए। मैं जल्दी 1 मिनट करता हूं। उसमें आज 2500 मेगावाट के नए पीपीए हुए। आज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पता है कि 5000 आज हमने करोड़ खर्च किया। और जिस तरीके से किश्तवाड़, अभी एक बार किसी सवाल के जवाब में भी आ चुका है कि किश्तवाड़ इज नाउ बीइंग डेवलप्ड एज ए नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया केवल जम्मू कश्मीर का नहीं, नॉर्थ इंडिया का पावर हब होगा, जिसमें 6000 मेगावाट अकेले जम्मू कश्मीर के उस किश्तवाड़ में पैदा होगा, जो हमारे सवालिया कोट में है, डुली होस्ती में है, उरी में है, किरथी में है, रैटेल में है। ये 4134 मेगावाट के पावर आने वाले एक दो दिनों आने वाले में केवल जम्मू कश्मीर अपनी बिजली की डिमांड नहीं पूरी करेगा, देश के उस नेशनल ग्रिड पे सप्लाई करने का काम करेगा। मैं कहना चाहता हूं, क्या आजादी के बाद ये उपलब्धि नहीं दिखाई पड़ रही कि जहां हम उस बनिहाल में 24-24 घंटे अगर हम जम्मू से जाते थे तो श्रीनगर के लिए जाम हो जाता था, खड़े हो जाते थे। रेल मंत्री जी बैठे हैं, मैं धन्यवाद दूंगा अपनी सरकार को कि आज वो दुनिया के सामने जो देश का एक सपना था, वो जम्मू कश्मीर में भी 2024 तक रेल से लोग जाने लगेंगे, जहां 24-24 घंटे बनिहाल में लोग फंसे रहते थे। और इसके लिए जिस तरीके से रेल की कनेक्टिविटी श्रीनगर तक बढ़ाई जा रही, हर गांव को जम्मू कश्मीर के सड़क से जोड़ने का काम हो रहा है। इसके लिए खुद प्रधानमंत्री जी ने बस 1 मिनट और लूंगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2080 करोड़ रुपया, ऑलरेडी 8000 किलोमीटर इस दौरान बनाया गया। आज मैं गया था श्रीनगर पिछले दिनों, हमारे लद्दाख के साथी कह रहे थे कि लोग कह रहे थे कि साहब हमें चुनाव नहीं चाहिए, यही चाहिए। मैं अपना अनुभव बताऊं, मैं जिस गाड़ी पे बैठा, मैं टैक्सी पे बैठा, फिर किसी दुकान में, मैं उनसे बात किया, हमने कहा कि भाई चुनाव नहीं हो रहा, क्या होगा? उन्होंने कहा साहब बहुत बेहतर। हमने क्या बेहतर? कहा साहब बहुत रौनक। हमने कहा रौनक का क्या मतलब? कहा साहब शाम के बाद श्रीनगर अंधेरे में हो जाता था, आज 10-10 बजे रात तक दुकानें खुली रहती, बिक्री है, हमको टूरिस्ट आ रहा है, हमको पर्यटन, बस मैं अपनी बात, 59% टूरिज्म बढ़ा है।
आज वहां पे बुकिंग होती है। जी 2 बार एक्सटेंशन हो चुका है 1-1 मिनट का। यूथ की बात करके खत्म करूंगा कि आज यूथ के लिए वहां पे मुमकिन और तेजस्विनी 2 स्कीम शुरू की गई है, जिसमें 18,000 और 13,900 आज वैकेंसीज के लिए सिलेक्शन हो रहा है। तो इंडस्ट्री के लिए एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम शुरू की गई, फ्लैग स्कीम रिसीव एप्लीकेशन, जिसमें 54,000 करोड़ की आई है। लोग कह रहे थे कहाँ आ रहा, अटके हुए प्रोजेक्ट 1984 करोड़ का निकाला है। तो आज वो केवल जिसे जहां पे जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री छोड़ दीजिए, आज वहां इंडस्ट्री लग रही है। जी। हाउस बोट की पॉलिसी आई है, वर्ल्ड क्लास की पहली बार शिकारों को सरकार श्री पैसा नामा दे रही है। नागेश्वर राव जी। बोट टूरिज्म जी बोले आप। Thank you, Chairman, for giving this opportunity to speak on Jammu Kashmir Reorganization Act Bill and as well as Reservation Bill. Chairman साहब, ये जो अमेंडमेंट जो लाया है J&K का, इसमें मेन अमेंडमेंट्स में एक तो जो ना 2 सीट जो है ना कश्मीर पंडित के लिए, 1 सीट जो है ना POK के लिए, उसी का साथ साथ तो जो असेंबली का जो सीट्स जो बढ़ा दिया 107 से 114 में, उसका साथ साथ तो एक बात इसमें रखा था 24 सीट्स सेट असाइड एरिया दैट फॉल्स अंडर POK, मगर वो 24 सीट्स इसका 114 का अंदर है और 114 प्लस 24 सीट्स है। उसका बारे में थोड़ा ऑनरेबल मिनिस्टर जब बात करने का टाइम में उसको क्लैरिफाई कर दे। एंड उसका साथ उसी तरह से ये बिल को तो हम सपोर्ट कर रहा है, जो J&K का जो रिजर्वेशन SC ST रिजर्वेशन का जो बिल एंड रीऑर्गनाइजेशन का जो अमेंडमेंट्स को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उसका साथ साथ जब ये बिल जो है ना जो हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ था, बाद में जो पास हुआ था, उस टाइम में ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने 2 बात बताई था। एक बात जो है ना ये बताई थी जल्दी से जल्दी ये तो जो है ना J&K में असेंबली कॉन्स्टिट्यूट होगा, असेंबली के इलेक्शंस आएगा, मगर अभी बहुत डिले कर दिया है। कम से कम इसका बाद जो है ना तुरंत उसका इलेक्शन करे। और उसका साथ और एक भी बात ये बता दिया था, ये जो हम लोग जो 370 को रद्द करके जो बिल को लेके आया है J&K को काफी कुछ डेवलपमेंट करने के लिए। एंड इन बिटवीन हम भी J&K में 2-3 कमेटी का मीटिंग्स में गया था, वहां LG मनोज सिन्हा साहब ने सब कुछ उसका डेवलपमेंट दिखाया। ये भी पार्ट ऑफ J&K ने पार्ट ऑफ इंडिया है, उसके लिए उसका डेवलपमेंट भी हम लोग चाहता है। उसका साथ साथ ऑनरेबल चेयरमैन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इसी हाउस में AP रीऑर्गनाइजेशन एक्ट का भी 2014 में बिल पास हुआ था। उसका अंदर जो है अभी तक जो है ना 10 साल हो रहा है, वो एक्ट का अनुसार जिस तरह से तेलंगाना में जो सीट्स इंक्रीज करने का था 119 से लेकर 153, उसी तरह से आंध्रा में असेंबली सीट्स 175 से वो 225 जो इंक्रीज करने का था वो नहीं किया था। कम से कम हम लोग सोचा था तेलंगाना और आंध्रा का जो रीऑर्गनाइजेशन एक्ट का वो भी थोड़ा इंप्लीमेंट करे। उसका साथ जो अभी जो रिजर्वेशन का जो बात है SC ST रिजर्वेशन का अमेंडमेंट का, उसको पूरा हम लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं। और तेलंगाना में भी इसी तरीके से तेलंगाना में भी SC ST का रिजर्वेशन के लिए हम लोग डिमांड किया था। मेनली हम लोग का तेलंगाना बैकवर्ड क्लासेस का, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का सीट्स ऑफ एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स के उसका बिल पास करके 2017 में इधर भेजा था। उसका टाइम में हम लोग भी बहुत दफा ये जो हाउस में हम लोग काफी कुछ बात किया, अभी तक वो बिल ऐसा पेंडिंग है। और वो SC ST का जो एजुकेशन रिजर्वेशन का जो तेलंगाना का है वो थोड़ा तुरंत उसको लेके है। उसका साथ साथ रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने तेलंगाना आया था। तेलंगाना आने का टाइम में SC कैटेगराइजेशन के लिए वो प्रॉमिस करके आया है। उधर जो है ना हम लोग एक कमिटी डाल रहा है, तुरंत जो है ना उसका बारे में देखेगा बोल के। वो SC कैटेगराइजेशन के लिए हमारा तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली 2014 में 29 नवंबर 2014 में
एससी रिजर्वेशन के लिए, कैटेगराइजेशन के लिए शेड्यूल कास्ट का हम लोग रिजोल्यूशन जो है ना पास करके उस टाइम में असेंबली से भेजा है, 2014 से अभी तक पेंडिंग है, उसका बारे में भी थोड़ा इमीडिएटली देखने के लिए। और उसी का साथ साथ जो है ना कल से बात कर रहा था, ये एससी एसटी और जो है ना जो भी माइनॉरिटीज का रिजर्वेशन है, पूरा कंट्री में हर एक स्टेट्स में डिफरेंट कैटेगरी के लिए जो रिकमेंडेशन है, पूरा एंटायर कंट्री का बारे में देखना चाहिए। कंट्री में जो है ना जो भी जनगणना करके, जनगणना का साथ साथ जो है ना इस तरह से जो है ना एससी एसटी उसका रिजर्वेशन के करना चाहिए। हम लोग भी बहुत दिन से जो है ना डिमांड था वडेरा के लिए, वडेरा को एसटी में नहीं तो एससी में जो है ना डालने के लिए। और अदर स्टेट्स में अगर कर्नाटका हो गया, अदर स्टेट्स में वडेरा को जो हम लोग जो है एससी एसटी में डाला है डिफरेंट स्टेट्स में, मगर हमारा तेलंगाना में नहीं है। उसी तरह से हम ये बिल्स को सपोर्ट करते हुए हम तो यही बोलना चाहता है, जरूर जो है ना एंटायर कंट्री का जनगणना करके, जनगणना का साथ साथ जो है ना सब जो है ना लोगों के लिए अपना अपना रिजर्वेशन करने के लिए आपका माध्यम से जो है गवर्नमेंट को भी हम डिमांड कर रहे हैं। ये J&K का बिल्स को हम लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू। श्री निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आज 6 दिसंबर है। इस संविधान को जिन्होंने दिया बाबा साहब अम्बेडकर, उनका महानिर्वाण दिवस है। और दूसरा 6 दिसंबर है जब इस देश के आम नागरिकों ने बाबर की निशानी को मिटाया था। इसलिए ये आज का दिन 6 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस बिल को माननीय गृह मंत्री जी लेकर आए हैं, हम उनके समर्थन के लिए खड़े हुए। कहा जाता है कि दाग बहुत छोटे हैं लेकिन जख्म बहुत गहरे हैं। 2 छोटे बिल दिखाई दे रहे हैं कि एक ओबीसी को इंक्लूड करना है और दूसरा विस्थापितों को, पता नहीं कश्मीरी पंडित इन लोगों ने कहां से सीख लिया सर। पूरे बिल को मैंने देखा, उस बिल में साफ लिखा हुआ है कि कश्मीरी पंडित है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, जो भी डिस्प्लेस हुए उनके लिए हम ये रिजर्वेशन लेकर आए हैं। 2 यहां के लिए और एक जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते एक नारा हमेशा लगाते रहे कि कश्मीर है पुकारती, पुकारती है भारती, खून से तिलक करो गोलियों से आरती। और ये कंसिस्टेंट है सर। कंसिस्टेंट इसीलिए है, मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं कि 1952 में जब ये आंदोलन चलाया हमारे तत्कालीन जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, तो लोगों ने अपना इतिहास भूगोल छोड़ दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता ने कभी इस मुद्दे को नहीं छोड़ा कि 370 खत्म करना है, 35A खत्म करना है और जम्मू कश्मीर जो हमारा इंटीग्रल पार्ट है उसमें भारत का संविधान चलाना है। कल माननीय गृह मंत्री जी ने जो बातें कही वो केवल ये नहीं है कि 2 निधान, 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान जो है नहीं चलेंगे, ये केवल बीजेपी का नारा नहीं लगा। मैं आपको बताऊं कि मैं पेपर लेकर आया। एक प्रधानमंत्री वो हैं जो कि आतंकवादी के साथ, यासीन मलिक के साथ अपना फोटो खिंचाते हैं, वो खुश हो जाते हैं सर। और एक प्रधानमंत्री वो हैं जो दिवाली में सैनिकों के साथ दिवाली मनाने के लिए जाते हैं। और उस प्रधानमंत्री का कंसिस्टेंसी देखिए सर, ये फोटो है। ये फोटो है कि 1952 में यदि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जिस आंदोलन को चलाया उसको पूरे संघ परिवार ने और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने इसको बढ़ाया। और जो आज के तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं उन्होंने 1991 दिसंबर से जिस यात्रा को चालू किया, 26 जनवरी 1992 को उन्होंने श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराया। मुझे इसलिए पता है सभापति महोदय कि जब वो एकता यात्रा चली, कश्मीर से एकता यात्रा पहुंचनी थी डॉक्टर जोशी के नेतृत्व में, जिसके कन्वीनर उस वक्त के तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री जी थे। जब वो कश्मीर पहुंचे, आज कश्मीर जो है लोग यात्रा लेकर जाते हैं, कांग्रेस के बड़े यात्रा लेकर जाते हैं, उनको आतंकवादी भी दर्शन दे देते हैं। लेकिन उस सिचुएशन को क्रिएट करने में लाल चौक पर भारत का झंडा फहरे, इसके लिए क्या कुर्बानी दी भारत ने, ये उनको अंदाजा नहीं है।
जब माननीय प्रधानमंत्री जी कन्वीनर के तौर पर वहां पहुंचे तो वो अड़ गए, क्योंकि भारत सरकार ने मना कर दिया कि हम किसी कीमत पर भारत का झंडा लाल चौक पर नहीं फहरा सकते, खून खराबा हो जाएगा। भारत का झंडा नहीं फहर सकता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गोली मैं सामने से खाऊंगा, मैं किसी कीमत पर जाऊंगा। और आज भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नहीं है गोविंदाचार्य जी, वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हेडक्वार्टर थे। उन्होंने जो है उनके साथ भारत सरकार का निगोशिएशन हुआ। उस वक्त माननीय नरसिम्हा राव जी इस देश के प्रधानमंत्री थे। और मैं इस केस को इसीलिए जानता हूं सर कि उस वक्त जो तत्कालीन आईजी कश्मीर डिवीजन में सीआरपीएफ के थे एनके तिवारी, वो मेरे अपने मामा थे। और उनके घर में, यहां लोधी रोड में उनके घर में भी 45 उनका घर का मकान नंबर था। हमने वहां निगोशिएशन किया, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी अड़े हुए थे कि मुझे हर हालत में करना है। और आज 370 और 35A हटाकर इस सरकार ने कितना बड़ा काम इस देश के लिए किया है, और जो हमारा मुद्दा 1952 से रहा उसको किस तरह से पूरा किया है, ये इसकी सबसे बड़ी निशानी है। कल सर बहुत बातें हुई 370 की। एक तो जितने वक्ताओं ने कहा, मैं उनको कह देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में केस जरूर चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पास किए हुए 370 और 35A को स्टे नहीं किया है। और जब स्टे नहीं किया है तो वो जहां भी कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसका क्या मतलब है। और उन्होंने गलत बयानी की सर कि जो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन हुआ उसमें जानबूझकर जो है हमने 3A का जो है हनन किया, और उसमें कहा 2018 में कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका पावर पार्लियामेंट को चला जाएगा। मैं 1976 में तमिलनाडु में करुणानिधि जी की सरकार जो है करप्शन के आधार पर इंदिरा जी ने हटाया था सर, उसी का प्रोक्लेमेशन लेकर आया। यह सेम चीज कह रहा है सर, जब भी राष्ट्रपति शासन होता है तो जो असेंबली के अधिकार हैं वो राष्ट्रपति को निहित हो जाते हैं, और जो भी डिसीजन करना है। दूसरा मैं पेपर लेकर आया हूं सर 1956 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल का, कि जब भारत सरकार ने तय किया कि राज्यों का बंटवारा हम अलग अलग ढंग से करेंगे, तो मैं आपको बताऊं कि उन्होंने ये तय कर दिया कि किसी भी राज्य सरकार का कोई अधिकार नहीं होगा। यदि लेजिस्लेटिव असेंबली ये तय भी कर दे कि हमारे राज्य का बंटवारा नहीं होगा, उसके बावजूद भी ये पार्लियामेंट सक्षम है। और इसी के आधार पर आपको ध्यान हो कि तेलंगाना, जहां के अभी रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बनकर आए हैं, तेलंगाना में वहां की असेंबली ने कहा कि हम नहीं पास कर सकते, उसके बाद भी हुआ, खून खराबा हुआ सर। इसीलिए ये गलत बयानी जो है मुझे लगता है कि गलत है। दूसरा सर, मैं कश्मीर के बारे में कहूं कि आखिर ये रिजर्वेशन की परंपरा कहां से स्टार्ट हुई। एक दिन है सर 13 जुलाई, जो कि बलिदान दिवस कश्मीर मनाता है। यह 13 जुलाई क्यों मनाया जाता है सर, मैं कुछ चीजों पे आना चाहता हूं, और एक्सेशन क्यों हुआ और क्यों नहीं हरि सिंह हमारे साथ आना चाहते थे। दो हिस्टोरिकल फैक्ट है जो पूरे देश को जानने का सवाल है सर, कि 13 जुलाई कश्मीर बलिदान दिवस क्यों मनाता है, और हरि सिंह जो है इतना होने के बाद, हिंदू राजा होने के बाद भी हमारे साथ क्यों आने को तैयार नहीं थे। 13 जुलाई 1931 को सर जो एजिटेशन राजा के खिलाफ था वो बेसिकली कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हो गया, और कश्मीरी पंडितों में कम से कम 100 कश्मीरी पंडित की 13 जुलाई 1931 को हत्या हुई थी। उस हत्या को बचाने के लिए गोलियां चली थी। 13 जुलाई को ये सारी पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, लगातार 13 जुलाई को वो बलिदान दिवस मनाती है, कभी एक बार भी कश्मीरी पंडित के बारे में नहीं कहती। ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ सर, और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया। पूरे देश भर में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, लेकिन कश्मीर ही एक ऐसा जगह था जहां 1946 में राजा हटाओ का नारा चल रहा था। राजा हटाओ के नारे में जिन्ना जो है बहुत ही तेज थे सर, उनको पता था कि कल ये भारत का बंटवारा होने वाला है और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन राजा साइन करेगा। नेहरू जो है राजा हटाओ नारे का कहते हैं कि नेहरू का ब्लंडर क्या है, मैं उसके बारे में बताता हूं कि नेहरू का क्या ब्लंडर है। हरि सिंह के खिलाफ जो शेख अब्दुल्ला का आंदोलन था, उस आंदोलन को नेहरू ने सपोर्ट कर दिया, और जिन्ना ने जो है राजा का साथ दे दिया। अब राजा डबल माइंड में हो गए कि मेरा साथ तो जिन्ना दे रहे हैं और मेरा विरोध जो है वो नेहरू कर रहे हैं।
तो मुझे भारत के साथ रहना है कि नहीं रहना है, पाकिस्तान के साथ मुझे नहीं जाना है, और इसीलिए डबल माइंड में होने के कारण ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बाद में साइन हुआ। लेकिन जो 370 की वकालत करते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद सर 1949 में मणिपुर ने भारत के संविधान में अपना मर्जर किया। 1971 में सिक्किम ने हमारे साथ मर्जर किया। तो क्या मणिपुर को हम एक स्पेशल स्टेटस 370 की तरह दे दें कि तुम दो विधान चलाओ, प्रधानमंत्री बनाओ, राष्ट्रपति बनाओ? तो मैं ये कह रहा हूं कि जो लॉजिक है सर, ये लॉजिक इतनी घटिया और गलत है कि देश को गुमराह करने वाली है। दूसरा सवाल यह है कि उन्होंने कहा, कल कोट किया सर, कि सेना ने कहा था, मैं कुछ डेट लेकर आया हूं सर, यह डेट है कि 14 नवंबर 1947 को, यह आर्मी का आर्काइव लेकर आया हूं सर, 14 नवंबर 1947 को उरी सेक्टर से हम मुजफ्फराबाद जाने वाले थे। किसने रोका? 22 मई 1948 को हम मुजफ्फराबाद, तिथवाल को हमने जीत लिया था, हम मुजफ्फराबाद घुसने वाले थे। किसने रोक दिया? हम सर लद्दाख और पूंछ के सेक्टर से दिसंबर 1948 में जाने वाले थे। आर्मी पूरा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लाना चाहती थी सर। किसने रोक दी? इन्होंने रोक दिया, इन्होंने सीज फायर किया। और दूसरा, मैं पेपर लेकर आया हूं सर कि जो प्लेबेसाइट करने के लिए ये यूएन में गए माउंटबेटन के साथ, ये मैं आपको अगस्त 1947 का पाकिस्तान सरकार का जो प्रेस रिलीज है वो लेकर आया हूं। और ये लिखा है, माउंटबेटन की जो किताब है द ग्रेट डिवाइड, उसमें लिखा है कि जिन्ना प्लेबेसाइट के विरोध में थे, वो यूएन जाने के विरोध में थे। वो ये कह रहे थे कि जनमत संग्रह यदि होगा तो भारत का पूरा आवाम शेख अब्दुल्ला के साथ, भारत के साथ जाएगा, इसलिए किसी कीमत पर प्लेबेसाइट नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद भी नेहरू वहां गए और नेहरू ने इस तरह का सिचुएशन पैदा किया कि आज हम तबाह हो रहे हैं। मैं ये CIA की रिपोर्ट और चाउ एन लाई और नेहरू जी के बीच जो पत्राचार हुआ वो भी लेकर आया हूं सर। जब एक बार ब्रिटिश सरकार ने यह तय कर दिया कि तिब्बत, भूटान और नेपाल वो बफर स्टेट रहेगा, एक अलग देश बनकर रहेगा, रसिया, ब्रिटेन और भारत सरकार के साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ। और जब चाउ एन लाई बार बार ये कह रहे हैं कि तिब्बत चाइना का इंटीग्रल पार्ट है, तो किस आधार पर आपने तिब्बत को एक देश के रूप में मान्यता दे दी? और आज पूरा का पूरा कश्मीर और पूरा का पूरा देश जो है तबाह है इन चीजों से। हम चाइना से भी लड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान से भी लड़ रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि नेहरू ने कोई ब्लंडर नहीं किया। कई एक चीजें हैं सर मेरे पास, मुझे पता है कि आप समय की कमी है। मैं केवल ये कहूंगा सर, कश्मीरी पंडितों के बारे में बात हो रही, केवल 2-3 मिनट में मैं अपनी बातें समाप्त कर दूंगा सभापति महोदय। ये 1950 में लैंड रिकॉर्ड लेकर आया हूं सर। कश्मीरी पंडित श्रीमाल विद्यावली को 70,000 हेक्टेयर जमीन था, रामदास जी को 20,000 हेक्टेयर जमीन था, तेज राम जी को 5,000 हेक्टेयर जमीन था, किशन सिंह जी को 6,000 हेक्टेयर जमीन था, दीवान धनपत राय को 8,000 हेक्टेयर जमीन था। जो कश्मीर में जिस कश्मीरी पंडित या हिंदुओं के पास पूरा का पूरा जमीन का अधिकार था, आज आपने उसको विस्थापित कर दिया और आप उसके बारे में कह रहे हैं कि आप उनको रिजर्वेशन दे रहे हैं, आप उनको दे रहे हैं। कश्मीरी पंडित माइग्रेट हो गए, उनके बारे में आप सोचने को तैयार नहीं है। आज हमारा एक सैनिक मरता है तो भारत सरकार सर्जिकल स्ट्राइक करती है। वैसे सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में पूछते हैं, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं सर कि 1965 के वार में यहां हम सभी सांसद, उन्होंने देखा होगा कई एक पथ है, उसमें बलवंत राय मेहता पथ है सर। और मैं सोचने लगा कि बलवंत राय के नाम पर यह पथ क्यों है। बलवंत राय मेहता गुजरात के मुख्यमंत्री थे सर। 1962 में भारत पाक युद्ध में बलवंत राय मेहता के हेलीकॉप्टर को, हवाई जहाज को पाकिस्तान ने उड़ा दिया। और जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री ताशकंद समझौता करने के लिए गए तो अपने मुख्यमंत्री की हत्या का भी बदला लेने के लिए इनके पास कोई शब्द नहीं था। यही कांग्रेस पार्टी है, यही कश्मीर की बात कर रहे हैं, जिसको कि अपने मुख्यमंत्री की परवाह नहीं है।
बलवंत राय मेहता के नाम पर एक स्टेच्यू नहीं है, बलवंत राय मेहता के बारे में एक स्कॉलरशिप नहीं है। बलवंत राय मेहता को इस देश के इतिहास ने बुला दिया, जो 65 के वार में मुख्यमंत्री रहते हुए मारे गए। और आप कहते हैं कि 370 कैसे खत्म हो गया, 35 कैसे खत्म हो गया। आज रिजर्वेशन की बात होती है, एससी को रिजर्वेशन नहीं, एसटी को रिजर्वेशन नहीं। यह माहौल कैसे पैदा हुआ सर? जब 47 से 53 तक शेख अब्दुल्ला से इनका नहीं पटा तो कांग्रेस ने 3 मुख्यमंत्री बनाया, बख्शी गुलाम मोहम्मद, जीएम सादिक और मीर कासिम। उन्होंने क्या किया सर? 1956 में कश्मीर पहला ऐसा राज्य था जहां 70% केवल मुस्लिम को रिजर्वेशन दिया गया। कहा गया कि केवल मुस्लिम को, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, क्योंकि 2 संविधान था, भारत का संविधान वहां लागू नहीं था। और जब सब सारे मुस्लिम को आप रिजर्वेशन देंगे तो आप माइग्रेशन की स्थिति पैदा करेंगे कि नहीं करेंगे? 370 और 35 से खत्म होने के बाद भारत का संविधान वहां लागू हुआ कि नहीं हुआ? आपको माननीय प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इसके बदले इन्होंने क्या किया सर? 2010 में टास्क फोर्स बना दिया। और टास्क फोर्स क्या बनाया कि आप उसके ऑटोनॉमी की बात करिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का स्टेटमेंट लेकर आया हूं, एलके आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जी और एसएस अहलुवालिया। उन्होंने कहा कि एक टास्क फोर्स बनाकर तुम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जैसे उग्रवादी तत्वों को, गिलानी जैसे तत्वों को आगे बढ़ा रहे हो। इन्होंने केवल कश्मीर के साथ राजनीति की सर, राजनीति इतनी की कि जिस फारूक अब्दुल्ला के साथ ये आज रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब कैसे मदद कर रहे हैं, उनकी पार्टी कहते हैं कि वॉशिंग पाउडर में जो है पार्टियां धुल जाती हैं। शेख अब्दुल्ला के मरने के बाद फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने सर, उन्होंने उसके घर को तोड़ दिया। गुल शाह को जो है इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया और पूरे कश्मीर में एनार्की ला दी। मत को जो है इलेक्शन की रिगिंग कर दी 1987 में, और उसके बाद 1989 में सारे कश्मीरी पंडितों को भगा दिया। ये कहते हैं कि आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को क्या करते हैं? हम केवल प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का आर्टिफिशियल चेहरा नहीं दिखाते हैं। इनकी जानकारी के लिए आज जो सीआईसी है, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है इस देश का, समरिया, वो शेड्यूल कास्ट हैं, और जो सीएजी हैं जीसी मुर्मू, वो शेड्यूल ट्राइब है। हमने कोई राजनीति के लिए नहीं कहा, हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को उसका सम्मान देना चाहते हैं। मैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की बात नहीं करता हूं। ये केवल 1 मिनट सर, ये जो झूठी बातें कहते हैं, लंबा लंबा कहने लगे, जातिगत रिजर्वेशन होना चाहिए, हम मुख्यमंत्री बनाते हैं। आज तो भूपेश बघेल जी हट गए, अशोक गहलोत जी हट गए, अब आपके पास जो चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी हैं, ये क्या बैकवर्ड है? आपके पास जो चीफ मिनिस्टर हैं वो सुक्खू हैं, वो क्या बैकवर्ड है? आपके नाना ने 1961 में कहा कि किसी कीमत पर जो है ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो इसी हाउस में राजीव गांधी ने उसका विरोध किया। और आज जो है, और सीताराम केसरी एकमात्र जो है ओबीसी का इनका अध्यक्ष सीताराम केसरी हुआ सर, जिसका धोती खोलकर इन्होंने बाहर कर दिया। इसीलिए ये बैकवर्ड की बात गलत है, रिजर्वेशन की बात गलत है। जो भी ये बिल लेकर आई है, हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस बिल का समर्थन करते हैं और सदन से आग्रह करते हैं कि इसको निर्विरोध पास किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। जी, मेरा सम्मानीय सदस्य दुबे जी के भाषण पर एक ही, वो विनायक जी से कह रहे हैं ना, एक मिनट सुनी तो सही, एक मिनट सुनी तो सही। आपके लिए भी अच्छा है, वो धोती खोलकर बाहर निकाला, वो शब्द अच्छा नहीं लगा उसको। आप अगर संविधानिक अरविंद साहब, नो, आप जो बात कहनी है आपके सहयोगी हैं, धोती खोलकर विनायक साहब को बोलने दीजिए। मेरी बात प्लीज, उनको नोट बना के दे। मैंने जो सवाल किया उसके ऊपर जवाब नहीं। नो, विनायक राउत देंगे, शब्द चलेगा, विनायक राउत देंगे। सामंत साहब, हम भी बोलेंगे, आपकी कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। राउत साहब बोलिए, तब मना नहीं करना, मैं भी बोलूंगा। ओनली राउत साहब इज ऑन रिकॉर्ड, ओनली राउत साहब इज ऑन रिकॉर्ड, एंड व्हाटएवर यू वांट टू स्पीक प्लीज टेल राउत साहब, ही विल डेलिब्रेट दैट। धन्यवाद। मैं सभापति महोदय जी, मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय लोकसभा के अध्यक्ष जी को और आपको भी कि आप इस विषय पर मुझे मेरे विचार व्यक्त करने के लिए मौका दिया है। खास करके जम्मू कश्मीर के बारे में जब सरकार के माध्यम से जो कानून बनाए गए, चाहे वो 300 धारा हटाने की कानून हो, एनआरसी का कानून हो, हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे जी के आदेश से हमने हर बार केंद्र सरकार को इस विषय के ऊपर समर्थन दिया है। और इस दोनों बिल के माध्यम से भी केंद्र सरकार कश्मीरी लोगों के हित के लिए जो करना चाहते हैं, हमारा
हमारे पार्टी के तरफ से मैं इस दोनों बिल का समर्थन करता हूं सभापति महोदय। बात ऐसी है कि जम्मू कश्मीर एक अखंड भारत का एक पार्ट है और इसीलिए इस देश में दो कानून नहीं होना चाहिए, दो संविधान नहीं होना चाहिए। और ये मांग सबसे पहले विचार हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने कई वर्षों के पहले रखे थे। सद्भाग्य से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व से सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को न्याय देने के लिए जो व्यवस्था कर रही है वो अच्छी बात है, लेकिन जब ऐसी व्यवस्था करेंगे तो उन्हें साफ साफ यानी स्पष्ट रूप से कुछ प्रश्न का यहाँ स्पष्टीकरण होने की आवश्यकता है। जब जम्मू कश्मीर के असेंबली में एक माइग्रेंट और दूसरा पीओके ऐसे दो पार्ट में बसे हुए लोगों को जम्मू कश्मीर के विधानसभा में प्रतिनिधित्व देने के लिए ये जो बिल आया है उसका स्वागत है, वो तो होना ही चाहिए। लेकिन कई प्रश्न यहाँ निर्माण हो रहे हैं सभापति महोदय, उसका उत्तर अपने रिप्लाई में माननीय गृह मंत्री जी ने देने की आवश्यकता है। क्या माइग्रेंट हो या पीओके के अंदर के जो लोग रहने वाले उनको जो प्रतिनिधित्व देने के लिए जा रहे हैं उनको असलियत से उनका फायदा उनको कब मिलेगा? कि सारे सदस्य ने जैसा कहा है अभी वहां चुनाव हुआ नहीं है, होने की संभावना है या नहीं उसके बारे में भी पता नहीं है, लेकिन जब सही तरीके से अगर वहां के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है तो जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव, विधानसभा का चुनाव करने की भी घोषणा आज के रिप्लाई में माननीय गृह मंत्री जी करेंगे, ऐसा मैं भरोसा विश्वास रखता हूं। खास करके मेरा विश्वास ऐसा है, जैसे कि कहा कि 41,844 इतने फैमिलीज वहां से माइग्रेंट हो चुके हैं और कई जो बार युद्ध हुआ, चाहे 65 का हो 71 का हो, ऐसे युद्ध के काल में 41,844 इतने फैमिली जब माइग्रेंट हुए तभी उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, अपनी सारी जायदाद जो थी वहां के वहां छोड़कर वो लोग दूसरी जगह पे जान बचाने के लिए गए। जहां जगह मिला वहां वो रहे, अब आज रह रहे। चाहे मुंबई में भी कई बस्ती वहां ऐसी तैयार हो चुके। प्रश्न ऐसा है सभापति महोदय कि 41,000 करीबन 42,000 फैमिलीज की ये जो संपत्ति थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, जो सारे के सारे छोड़ दिए थे, ऐसी प्रॉपर्टी का भी खोज करके, ऐसी प्रॉपर्टी का संशोधन करके वही लोगों को फिर एक बार वहां बसाने की आवश्यकता है सभापति महोदय। जैसे कि कश्मीरी पंडितों का पुनर्वसन फिर एक बार कश्मीर में और जम्मू में करेंगे, ऐसा ऐलान आदरणीय पंतप्रधान महोदय नरेंद्र मोदी साहब ने किया था। लेकिन मेरे जानकारी के लिए या पूरे देश के जानकारी, देशवासियों के जानकारी के लिए भी यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि कश्मीरी पंडित हो, कश्मीरी माइग्रेंट हो या जो भी लोग वहां से डर से भागे हो, उनको फिर एक बार वहां यानी जम्मू कश्मीर में अपने वहां के जो जायदाद थी वहां के उनका पुनर्वास कब करेंगे और करने की वैसा व्यवस्था हो रही है या नहीं हो रही है, या अभी उनकी जो प्रॉपर्टी है उसका कब्जा किसके पास है, उसकी भी जानकारी होने की आवश्यकता है सभापति महोदय। दूसरी बात ऐसी है कि रिजर्वेशन बिल कश्मीरी लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है सभापति महोदय। एक खास करके सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो रिजर्वेशन देने का जो ऐलान इस बिल के माध्यम से हो रहा है, एक अभिनंदनीय है, मैं अभिनंदन करता हूं। वैसे ही मेरी दूसरी मांग ऐसी रहेगी कि आज इस देश में कई समाज ऐसे हैं कि वो आज भी उनको आरक्षण के लिए तड़प रहे हैं। खास करके हमारे महाराष्ट्र में सभापति महोदय आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, मराठा समाज लाखों की, करोड़ों की संख्या में है, धनगर समाज लाखों की संख्या में है, हर कोई ऐसे समाज है यानी जिसे महादेव कोली समझते हैं, यानी फिशरमैन में भी एक कम्युनिटी है महादेव कोली। ऐसे कई गठ है कि उनको आज भी आरक्षण नहीं मिल रहा है और आरक्षण के लिए
पिछले कम से कम 25 साल से वहां के मराठा समाज हो, धनगर समाज हो, कोली महादेव कोली समाज हो, आरक्षण के लिए लोकशाही मार्ग के रास्ते से आंदोलन करते आ रहे। सभापति महोदय, मराठा समाज का आंदोलन कम से कम 1980 तक अभी तक चालू है। लाखों की संख्या से लोग ऐसे प्रदर्शन करते हैं कि उनके प्रदर्शन की एक लोकशाही के मार्ग से जो प्रदर्शन करते हैं, आज तक उनके शांति से जो प्रदर्शन हो रहा है, ऐसे प्रदर्शन अभी तक इस देश में कभी हुआ नहीं है। लेकिन दखल अंदाज नहीं हो रहा है, नजरअंदाज नहीं हो रहा है। यानी करोड़ों की संख्या से जो समाज है और उनको आरक्षण देने की आवश्यकता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर के सोशली और एजुकेशनली जो कैटेगरी तैयार करके उनको स्पेशल एक स्टेटस दिया, वैसे ही मराठा समाज का, धनगर समाज का और महादेव कोली लोगों के मांग है कि हमें भी जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए। दुर्भाग्य से क्या हुआ सभापति महोदय कि राज्य सरकार ने कई बार प्रयास किया, लेकिन उनके बस की बात है ऐसा मुझे लगता नहीं। मेरी विनती है इस देश के गृह मंत्री जी से, अमित शाह साहब से, कि मराठा समाज, महाराष्ट्र के मराठा समाज, धनगर समाज, महादेव कोली समाज या देश के कई अन्य बाकी के जो समाज है, उनको एक बार न्याय देने के लिए आप सदृदय से आगे आइए और उनको न्याय देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए संसद में ही वैसा बिल पारित करने की आवश्यकता है, ताकि वहां के लोगों को एक न्याय मिले और न्याय देने का काम आप करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। सिर्फ एक मिनट और दीजिए। जम्मू कश्मीर के बारे में मैं और एक बोलना चाहता हूं कि मेरे अनुभव ऐसा है कि एक मिनट लास्ट का, कि जब हम अभी माननीय रेलवे मंत्री जी यहाँ बैठे, इसके लिए मैं उनको बताना चाहता हूं कि भारतीय रेल के माध्यम से श्रीनगर और कातरा का रेल का निर्माण करने का काम हो रहा है। कई पहाड़ों खोदकर पहाड़ों में टनल तैयार करके, और दुनिया के सबसे बड़ा चमत्कार, आश्चर्य जिसे कहा जाएगा, चिनाब रिवर के ऊपर सबसे बड़ा ब्रिज बना रहा है। इस काम हमारे कोंकण रेलवे के माध्यम से हो रहा है। आधा मिनट, कोंकण रेलवे के माध्यम से हो रहा है। जब हम वहां गए तो वहां के लोगों ने कहा, यानी भरोसा, इसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर या खास करके कश्मीर के लोग विकास के विरोध में है नहीं है। विकास जहां जहां होता है वहां वहां वो समर्थन करते हैं। कोंकण रेलवे के माध्यम से कोंकण रेलवे का निर्माण जब हो रहा था, तभी उन्हें कोंकण रेलवे ने कई पहाड़ों को टनल बनाकर कई गांवों को नजदीक लाने का काम किया, और सैकड़ों वर्ष के बाद जब गांव वाले इकट्ठा आ गए, तभी उन्होंने कहा कि हमें ऐसा विकास आवश्यक है, हम इस विकास का हम समर्थन करेंगे। धन्यवाद सभापति महोदय। नंरी। व्यक्ति के बारे में कहा कि उनका धोती खोल दिया गया और तब वो हटा दिए गए, ये शब्द एक्सपंज होना चाहिए सर। अभी कहा, अपने भाषण में कहा कि धोती, ऐसा कुछ नहीं कहा सर। यदि सुना गया है, यदि बोला गया ऐसा, उसको हटा मेरी दिया जानकारी में ऐसा कुछ नहीं कहा। प्लीज बैठे, यदि कुछ होगा तो मैं देख लेंगे उसको। जी बोलिए। ठीक है, ओके, देख लेंगे उसको, देख लेंगे। நன்றி மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களே, ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் இடஒதுக்கீடு திருத்த மசோதா மீதான விவாதத்திலே பங்கெடுப்பதிலே வாய்ப்பளித்தமைக்காக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஒன்றிய பாஜக அரசு அதிகார பசிக்கு காஷ்மீர் இன்றைக்கு சிதைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அங்கே இந்திய பிரதிநிதித்துவ சட்டம் 1952க்கு எதிராகவும் அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிராகவும் காஷ்மீரை இந்திய அரசு கையாளுகிறது. ஏற்கனவே ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் மறுசீரமைப்பு சட்டம் நீதிமன்றத்திலே அரசமைப்பு சட்ட அவையிலே நிலுவையில் இருக்கின்ற போது இது போன்ற மசோதாக்களை இங்கே விவாதிப்பது ஏற்புடையதாக இருக்காது. அங்கே மாநில அரசு இல்லை, மக்களுடைய உணர்வுகளை பிரதிபலிக்கக்கூடிய அளவிலே அங்கே சட்டமன்றத்தை தேர்தல் நடத்தி சட்டமன்றத்திலே தீர்மானங்களை நிறைவேற்றி அதை இங்கே விவாதித்து சட்டமாக ஆக்கினால் ஏற்புடையதாக இருக்கும். ஆனால் அங்கே அந்த மாநிலத்தை இரு கூறுகளாக சிதைத்து
அந்த சட்டத்தை ஏற்றுகின்ற போது அங்கே விரைவிலே தேர்தல் நடத்தப்படும் என்று நம்முடைய உள்துறை அமைச்சர் அவர்கள் சொன்னார்கள். ஆனால் இதுவரைக்கும் அங்கே தேர்தல் நடத்தப்படவில்லை. அங்கே மாநிலத்திலே அமைதி திரும்பிவிட்டது என்று சொல்லுகின்ற போது எதற்காக இன்னும் தேர்தல் நடத்தப்படாமல் இருக்கின்றது? அந்த மாநிலத்திலே விரைவாக தேர்தல் நடத்த வேண்டும். இங்கே ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையை கொண்டு வர விரும்புகின்றேன். நேற்றைய தினம் இந்த அவையிலே என்னுடைய நண்பர் டாக்டர் செந்தில்குமார் இந்த விவாதத்திலே பங்கு பெற்ற போது ஒரு வார்த்தையை தவறாக கூறிவிட்டார் என்று சொல்லி உடனடியாக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர், தமிழகத்தினுடைய மாண்புமிகு முதல்வர் அவரை கண்டித்து, அவருடைய கட்சியினுடைய குழு தலைவர் அவரை கண்டித்ததோடு மட்டுமல்லாமல் இந்த அவையிலே அதற்கு வருத்தம் தெரிவிக்கவும் சொன்னார்கள். அவரும் வருத்தம் தெரிவித்தார். ஆனால் இதே வேளையிலே இந்த அவையிலே நம்முடைய மாண்புமிகு உறுப்பினர் தானிஷ் அலியை இந்த அவையினுடைய உறுப்பினர் ரமேஷ் பிதுரி தீவிரவாதி என்றும், கத்வா என்றும், முல்லா என்றும் பல்வேறு வார்த்தைகளை எல்லோருடைய சிறுபான்மையுடைய உணர்வுகளை எல்லாம் முன்படுத்தக்கூடியவர்களை பேசியதற்கு இந்த அவையிலே இதுவரைக்கும் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. அவர் அதற்கு வருத்தமும் தெரிவிக்கவில்லை. இது ஒரு பாரபட்சமாக சிறுபான்மையினருக்கு ஒரு நீதியாகவும், பெரும்பான்மையினருக்கு ஒரு நீதியாகவும், எதிர்க்கட்சிகளுக்கு ஒரு நீதியாகவும், ஆளுங்கட்சிக்கு ஒரு நீதியாகவும் செயல்படுகிறது. இந்த அவைத்தலைவர் அருகிலே செங்கோல் இருப்பதையும் உங்களுக்கு சுட்டிக்காட்டுவதற்கு விரும்புகின்றேன். அவர் மீது என்ன நடவடிக்கை எடுக்கும் இந்த அரசு என்பதை இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ஆளுநர் மூலமாக, அதாவது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு அரசை நிறுவி இது போன்ற சட்டங்களை நிறுவாம அங்கே பாஜகவிற்கு எங்கே வாய்ப்பு இல்லையோ அங்கெல்லாம் ஆளுநர்கள் மூலமாக ஆட்சி செய்ய துடிக்கின்றது. அங்கே அரசு இல்லை. ஜம்மு காஷ்மீரிலே விரைவாக தேர்தல் நடத்த வேண்டும். தமிழகத்திலும் கேரளா போன்ற மாநிலங்களிலும் ஆட்சி அமைப்பதற்கு வாய்ப்பில்லாத மாநிலங்களிலே அந்த அரசுகளுக்கு இடையூறாக மாநில ஆளுநர்கள் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இப்படி ஆளுநர்கள் வைத்து புறவாசல் வழியாக ஆட்சி நடத்துவதற்கு இந்த அரசு முயல்கின்றது. ஒரு தவறான முன்னுதாரணம். இதை கைவிட வேண்டும். மாநில அரசுகளுக்கு பாரதிய ஜனதா இல்லாத மாநிலங்களில் ஜம்மு காஷ்மீரிலே விரைவில் தேர்தல் நடத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். Sir, on behalf of my party, All India Trinamool Congress, I rise to speak on the Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill 2023 and Jammu and Kashmir Reorganization Bill Amendment 2023. Sir, before delving into the aspect of this bill, I would like to share something. Sir, this year, I and my daughter visited Kashmir and some parts of Ladakh. Sir, after crossing the Kargil War Memorial, when we were approaching at Kargil market, suddenly I noticed a big picture. And when we went to the market, almost at every shop and at every nook and corner, I found that picture. And that was not the picture of our Honorable Prime Minister. That was not the picture of our Honorable President. We found one and only picture, and that was the picture of Mr. Khomeini. Sir, not a single Tiranga Jhanda we found there. Only, except in the मिलिट्री कैंप. सर, ये कभी महसूस नहीं हुआ सर जो हम दोनों हमारे देश में हैं. नहीं, बाकी जम्मू कश्मीर में कैसा फील हुआ? सुनिए ना उस स्थान के छोड़ करके बाकी जम्मू कश्मीर में कैसा अनुभव हुआ? उसको भी बोलना चाहिए. हाँ, वो भी बोलेंगे ना सर, वो भी बोलेंगे ना, बोलने तो दीजिए ना. सर, जब मैंने वहां गए तो कभी ये महसूस नहीं हुआ, कभी मैंने ये देखा भी नहीं वहां पे हमारा तिरंगा झंडा है, हमारा प्रधानमंत्री क्या हमारा प्रेसिडेंट का कोई पिक्चर है, और नहीं भी कोई वहां का कोई लोकल लीडर का पिक्चर भी वहां नहीं था. क्या है सर? नहीं, आप बोलिए. तो ये मुझे महसूस नहीं हुआ. ये हकीकत है सर, हम भारत में है, ये कभी महसूस नहीं हुआ वहां जाके.
फिर सर कल हमारा ऑनरेबल स्पीकर सर ने बोल रहा था कि जब 370 का एब्रोगेशन होने के बाद सभी स्टैंडिंग कमेटी मेंबर ने कश्मीर भेजा गया था। हाँ सर, मैंने भी गए थे एक स्टैंडिंग कमेटी के साथ। फिर एक दिन अचानक बहुत जल्दी हमारा मीटिंग खत्म हो गया था, तो मैं और राज्यसभा का एक मेंबर दोनों ने तय किया हम लोग सोनमार्ग घूमने जाएंगे। तो पहले तो उन्होंने ना किया, फिर जब 1 घंटा बाद उन्होंने बोला ठीक है अरेंजमेंट हो गया, आप जा सकते हो। तो हमारा अरेंजमेंट वो था सर, हमारा गाड़ी के सामने एक ब्लैक कलर का गाड़ी था, उसका हुड खुला था, वहां पे एक फौजी राइफल लेके सवार था। जब हम जा रहे थे सभी लोग हमारे उस गाड़ी की तरफ देख रहे थे, ये कौन जा रहा है और कहां जा रहा है। जब मैंने शाम को उस होटल में लौट आए तब हमारे मेंबर ने बोला कहां गए थे आप, क्योंकि हमारे साथ हमारे ऑनरेबल यहाँ का जो गवर्नर है वो हमारे साथ मिलने आए हैं, तो आपके बारे में पूछ रहे थे, इतना शाम हो गया आप लौटे क्यों नहीं। तो मैं उनका आभारी हूँ, वो मुझे मेरे बारे में पूछताछ किया। लेकिन सर मैं एक स्टैंडिंग कमेटी के साथ था, फौजी मेरे साथ था, इतना लोगों के साथ था, तब भी मैंने वहां पे जाके ये महसूस नहीं हुआ जो कश्मीर में शांति लौट आई। जब मैं अकेला मेरे बेटी के साथ भी गए थे तब भी मुझे ये महसूस नहीं, ये मेरा देश है, हम यहाँ आजादी से भय मुक्त होके घूम सकते हैं सर। इसलिए कभी कोई अगर सोचे कश्मीर में घूमने जाते तो उसके घर में वो लोग पूछते हैं क्यों हमारा देश में इतना सारा अच्छा जगह है, तुम कश्मीर क्यों जाने चाहते हो, दूसरे जगह पे जाओ। कोई फौजी का अगर ट्रांसफर हो जाता है कश्मीर में तब वो ये सोचता है हमारा देश तो किसी अन्य देश से लड़ नहीं रहा है, तब भी हमारा बेटा लौट आएगा कि नहीं ये हमें पता नहीं, क्योंकि हम रोज अखबार में ये पढ़ते हैं हमारा फौजी का शहीद होने का, कुछ आम आदमी का। क्यों सर, हमें बोलने तो दीजिए। और हमारा आम आदमी का देहांत होने का हमें ये सब खबर अखबार में देखते हैं सर। डिमोनेटाइजेशन के बाद इस सदन में ट्रेजरी बेंच का कई सदस्य ने बोला जी फेक करेंसी नोट 2000 का नोट से आतंकवादियों ने कश्मीर में वो सब गन्स खरीद रहे हैं, डिमोनेटाइजेशन के बाद वो सब बंद हो जाएगा। सर आतंकवाद की खत्म हो गया सर, आप बोलिए, हम तो पेपर में ये सब नहीं देखते हैं, आतंकवाद खत्म हो गया सर। और 370 एब्रोगेशन के टाइम पे आपने इस सदन पे बोला जी एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, नए युवक को एम्प्लॉयमेंट देगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगा, आतंकवाद दूर हो जाएगा और कश्मीर में शांति लौट आएगा। सर क्वालिटी एजुकेशन ही उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। और कश्मीरी लोगों का हाथों का जो जादू है ना सर, वो पश्मीना शॉल में और वुडन वर्क में और कहीं वो सिर्फ मेरा देश में मशहूर नहीं है, वो विदेश में भी मशहूर हो सकता है। अगर जो एंटरप्रेन्योरशिप है उन लोगों को पैसा देके एनकरेजमेंट करते हैं और उनको इसमें जोड़ना होगा। क्वालिटी एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं आतंकवाद दूर होने के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप को और फिर भी मजबूत करना है। सर एब्रोगेशन के टाइम में हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब ने और मुफ्ती महबूबा जी का और कई लीडरों का गृहबंदी हो गया। तो सर गृहबंदी कई मसले का हल नहीं है, हम सभी लोगों का साथ एक साथ मिलके हम लोगों का डिस्कशन करना चाहिए, तभी कश्मीर में शांति आ जाएगा। थैंक यू सर। 1 मिनट और, इस सेशन का पहला दिन प्राइम मिनिस्टर जब आए थे सब यहाँ का सदन का सभी मेंबर ने बहुत जोरदार से स्वागत किया। ये होना ही चाहिए था, 3 असेंबली आपने जीत लिया, महल तो आपके है सर, हवा भी आपके तरफ है। हम लोग ये जानना चाहते कब कश्मीर में इलेक्शन होगा। कश्मीर पर सभी लोगों ने ये जानना, जनता भी चाहते कश्मीर में शांति आ जाए, कश्मीर का जनता भी ये चाहते कब इलेक्शन होगा, उन लोगों का कब राइट मिलेगा, कब वो जनप्रतिनिधि अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे। इसी शब्द के साथ डॉक्टर संजीव कुमार जी। थैंक यू सर। Thank you, Honorable Chairperson, for giving me this opportunity to speak on the bill called Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2023. The amendment bill proposes to increase the total number of assembly seats from 83 to 90
and it also reserves 7 seats for scheduled caste and 9 seats for scheduled tribes. The bill ensures political representation of all communities within the region. Allocation of assembly seats for Kashmir Pandits and migrants from POK can henceforth participate in democratic process and raise the genuine issues of people in the Legislative Assembly. So the bill authorizes Lieutenant Government to appoint 2 migrant Kashmir Pandits and 1 Kashmir migrant of POK. So there are many positive aspects of the bill, like historical blunders are being corrected. More than 40,000 families were affected since 1965. The bill promotes inclusivity of all sections of Jammu and Kashmir, including migrants of Kashmir Pandits, migrants of POK, because horrific tales of people losing their ancestral homes, cultural identity and heritage are heart-wrenching. India suffered 1,000 years of slavery under various invaders. Residual British Raj still exists in certain parts of India, which should be taken care by our Prime Minister. As a child, I was asking my elders about how 30 crore Indians were enslaved by few thousand of foreigners. After seeing the histrionics of various AC room scholars, now it is clear that few selfish Indians helped the invaders. Thank God, India is blessed with great leaders like Sri Narendra Modi ji, and majority of Indians believe in Narendra Modi ji as a God-sent gift to India. So this amendment bill can bring political stability, which is essential in the strategically sensitive Jammu and Kashmir. Fair representation of all sections of Jammu and Kashmir will certainly ensure political stability. Sir, security of nation is also guaranteed with these measures. There are few suggestions, sir, regarding this bill. Government of India should emphasize on development and reconciliation. This approach aims to build trust and inclusivity of all communities of Jammu and Kashmir. So promote dialogue and evolve a consensus of various standing problems. Sir, the Standing Committee of Parliament, which visited Jammu and Kashmir since 2019, stated that local government is doing an excellent job. It is essential to engage all stakeholders, including regional parties and community representatives, in a meaningful conversation. Sir, consensus efforts on all issues will win the hearts of people and guarantee a long-term peace. Sir, to conclude, as per the Economic Survey of 2022-23, GSDP of Jammu and Kashmir is likely to double in next 5 years. So economic growth of 14.64% and 1.8 crore tourist visits to Jammu and Kashmir stand testimony to this fact. Sir, we acknowledge the efforts of Government of India towards political and social stability in Jammu and Kashmir. Things are moving in right direction for Jammu and Kashmir and for India as a whole. YSR Congress Party under the able leadership of Honorable CM Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy appreciate the excellent work done by Government of India in Jammu and Kashmir. Sir, I take this opportunity to request Government of India to implement all promises made to Andhra Pradesh in 2014 during discussion of AP reorganization bill. So special status may be granted to Andhra Pradesh, sir. So we support this bill and we believe all the bills related to Jammu and Kashmir are historical. Thank you, sir. Jai Hind. श्री पीपी चौधरी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। 2 महत्वपूर्ण बिल, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2000। हाँ, तो हो गया सर। धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे 2 महत्वपूर्ण बिल, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल और जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं इन दोनों बिलों के सपोर्ट में अपनी बात रखूंगा। सभापति महोदय, 6 अगस्त 2019 पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। उस दिन 370 को हटा करके भारत का संविधान, जो कि कई प्रावधान जम्मू एंड कश्मीर पे लागू नहीं होते थे, उनको लागू किया। जो जम्मू एंड कश्मीर में जो एक हाशिए पे खड़े थे लोग, उनको समानता का अधिकार मिला।
भारत के कानून उन पे भी लागू हुए। भारत के ऐसे कानून जो कि यहाँ पर मानवता के आधार पे पूरे विश्व में माने जाते थे, वो कानून जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री जी ने एक ऐतिहासिक कदम के द्वारा 370, जिसको हम कह सकते हैं कि कठोर निर्णय, वो लेकर करके एक देश में बहुत बड़ी पहल की, क्योंकि इससे एक भारत का अभिन्न अंग जम्मू एंड कश्मीर जो है उसमें विकास के रास्ते प्रशस्त हुए। जो हम देखते हैं कि उसके बाद में अभूतपूर्व विकास हुआ, एक सकारात्मक सोच का विकास हुआ और संविधान के प्रावधान वहां लागू है। आज ये दोनों महत्वपूर्ण बिल, एक तो जो पुनर्गठन का, रीऑर्गेनाइजेशन का, और दूसरा रिजर्वेशन का। जहां तक रीऑर्गेनाइजेशन के बिल की बात करें तो इसमें ऐसे कश्मीरी विस्थापित जो कि वहां से माइग्रेट हुए कई कारणों से, उनके लिए इस बिल में नॉमिनेशन का प्रावधान रखा गया है कि ऐसे पीड़ित लोग जो माइग्रेट हुए हैं वो भी उसके भी उनके राजनीतिक की उनकी अपनी सोच के लिए, उनके विचार के लिए, उनके लिए 3 सीटों का प्रावधान रखा गया है, 2 का रखा गया है। उसमें एक महिला और एक दूसरा हो सकता है। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से डिस्प्लेस के लिए एक नॉमिनेशन का रखा गया है। तो इसके साथ साथ पहली बार जो पूरे देश में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो सीटें हैं दशकों तक, मतलब वहां पर ये हाशिए पे थे, यहाँ पर प्रावधान नहीं था। जो कांग्रेस के और मेरे विपक्षी साथी जो बोले, लेकिन कभी भी इन्होंने शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए देश आजाद होने के बाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए कभी भी इन्होंने चिंता नहीं की। और उनको खड़े होकर के अपनी भूल इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर में अनुसूचित जनजाति के साथ लगातार अन्याय हुआ और इनका फायदा जो उनको मिलना था वो फायदा उनको नहीं मिल पाया। और ये सिचुएशन क्यों आई? क्योंकि हम देखते हैं कि 1989 और 90 के दशक में उसमें जिस हिसाब से आतंकवाद की वजह से जम्मू एंड कश्मीर के हिंदू, कश्मीरी पंडित और सिख और मुस्लिम लगभग 1,58,976 लोग जो हैं वहां से वो माइग्रेट हुए। और यही नहीं, उनके माइग्रेशन के अलावा पाकिस्तान आक्रमण के द्वारा 1947 हो, चाहे 1965 हो, चाहे 1971 हो, उसमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के क्षेत्र से करीब 41,844 जो है वो माइग्रेट हुए। इन लोगों की कठिनाई को ध्यान में रखते जो आज रीऑर्गेनाइजेशन इस बिल में प्रावधान किया है, क्योंकि उनको अपने पैतृक स्थान छोड़ने पड़े, अपने जड़ों से दूर रहना पड़ा और उन्होंने लगातार इतने सालों तक जो पीड़ा सहन की, ये मानवता के इतिहास में सबसे बड़ा हम ये कहते हैं वो आतंकवाद था और एक राष्ट्रवाद की भावना इन लोगों में थी। तो इस वजह से एक परिसीमन आयोग गठित किया गया और परिसीमन आयोग ने ये रिकमेंडेशन दी कि इन लोगों के साथ में न्याय करने के लिए नॉमिनेशन का प्रावधान होना चाहिए। 2 जो है कश्मीरी माइग्रेंट हैं, 2 सीटें उनके लिए होनी चाहिए और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो उसके माइग्रेंट हैं उसके लिए 1 सीटें होनी चाहिए, जो दशकों से ये पीड़ा झेल रहे थे। और इस तरह से 9 सीट जो हैं उन लोगों के लिए होना चाहिए जो अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। ये प्रावधान कर करके इस बिल के द्वारा बहुत बड़ी इनको अनुसूचित जनजाति को राहत पहुंचाई है। इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। पूरा देश उनका ऋणी है और पूरा जम्मू एंड कश्मीर उनका ऋणी है। और जहां तक रिजर्वेशन की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट जो 2004 है, जिसके द्वारा इस बिल में अमेंडमेंट किया जा रहा है, बिल के द्वारा अमेंडमेंट किया जा रहा है, उसमें अपॉइंटमेंट और एडमिशन का मामला है। तो जहां तक एडमिशन का मामला है वो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में है और रिजर्वेशन जो है इस एक्ट के द्वारा 2004 के एक्ट के द्वारा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए है। और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा मैं मानता हूं ये रिजर्वेशन एक्ट जो है एप्लीकेबल है,
लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की जो विधानसभा है यूनियन टेरिटरी की जो अभी नहीं है, उस वजह से राष्ट्रपति के प्रोक्लेमेशन के द्वारा पार्लियामेंट को पावर है, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है, ये कहना कि पार्लियामेंट को पावर नहीं है और लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है बिल्कुल गलत है। और इसके साथ साथ इसके जो अमेंडमेंट किया जा रहा है वो अंडर सेक्शन में 2 में किया जा रहा है इस अमेंडमेंट बिल के द्वारा, और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कंफ्यूजन है, क्योंकि एक कंफ्यूजन ऐसा बना हुआ था, उसमें वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेज ये वर्ड यूज था सेक्शन 2 में। तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए एक जनरल पब्लिक में भी कंफ्यूजन था और अथॉरिटी जो सर्टिफिकेट इश्यू करती थी उनके लिए भी कंफ्यूजन था कि वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेज हैं, इसका इंटरप्रिटेशन क्या दिया जाए। तो इसको हमने इसमें बिल के द्वारा ये रिकमेंडेशन जो है, बेसिकली इसमें रिकमेंडेशन आई सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के द्वारा कि इसको जो है जो इसको पैरिटी पे लाया जाए और अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है इसको किया जाए, जिससे कि भारत के संविधान की स्पिरिट के तरह के रूप में हो। अंतिम में मैं बात ये कहना चाहूंगा, जो पहले ये बात बताई गई, 2 बात बताई गई, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंस पार्लियामेंट को नहीं है रीऑर्गेनाइजेशन और इस रिजर्वेशन बिल के लिए। बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट जो ऑनरेबल मेंबर ने जो मनीष तिवारी जी ने बताया था ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जहां तक उन्होंने कहा सेक्शन आर्टिकल 3 की बात बताई, आर्टिकल 3 जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसमें ये बिल जो है उससे रिलेटेड नहीं है। उसमें आर्टिकल 3 जो है वो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, ये इस बिल का स्कोप नहीं है, इसलिए ये लागू नहीं होता। और उनका कहना कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मैटर सब जुडिस है उसकी वैलिडिटी का, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, तो अगर वैलिडिटी का है तो पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट इज नॉट प्रिकुलेटेड, पार्लियामेंट इज नॉट पावरलेस, पार्लियामेंट इज फुल्ली कॉम्पिटेंट एंड पावरफुल टू अनैक्ट एनी लॉ। और कोर्ट के द्वारा कहीं किसी तरह का उस बिल को, उस एक्ट को कहीं किसी रूप में स्टे नहीं किया है। और अगर रेस्ट्रिक्शन है पार्लियामेंट में तो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 121 की है, रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट, जो कि ये कहता है कि नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी एक्सेप्ट अपॉन ए मोशन प्रेजेंटेड एंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट प्रेइंग फॉर द रिमूवल ऑफ द जज और एज हियर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड। इसके अलावा भारत के संविधान में कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है जिससे कि इसके अलावा भारत के संविधान में कई प्रोविधान नहीं है जो कि पार्लियामेंट को रोकता हो। इसलिए पार्लियामेंट भारत के संविधान के तहत फुल्ली कॉम्पिटेंट है टू अनैक्ट द लॉ एज पर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया and as per article 121 of the constitution of India. Apart from, there is no such provision in the constitution which stop the parliament for enacting such type of law. तो इसीलिए पार्लियामेंट फुल्ली कॉम्पिटेंट है दोनों ही जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल पास करने के लिए एंड जम्मू एंड कश्मीर अमेंडमेंट रिजर्वेशन बिल पास करने के लिए। इन शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। श्री के जय कुमार जी। Honorable Speaker, sir, thank you for the opportunity. Sir, I am from deep south, standing in front of you to speak for the topmost northern states, Jammu and Kashmir, and its reorganization. Sir, this situation came into existence because of the already Reorganization Act 2019 dated August 5, 2019. But for that, today's discussion is not required. Sir, I find a symmetry of actions or a pattern of actions by this government in implementing things. They first disorganize and then come for organizing the same. That is what we are doing here. This is the first time perhaps in the independent India a state